1967 का वर्ष है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का और सबसे पहले बड़ी खबर आपको नैनीताल से जुड़ी हुई दे दे, जहां पर नैनीताल में काया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने भुजिया घाट क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड आयुष भूमि और आयुर्वेद योग की भूमि है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान भुजिया घाट क्षेत्र में काया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड आयुष भूमि और आयुर्वेद योग की भूमि है, जहां अब दुनिया भर के लोग स्वास्थ्य, आयुर्वेद और वेलनेस के लिए आएंगे। और कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड को हेल्थ, वेलनेस और आध्यात्म के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार प्रदेश में कुमाऊं और गढ़वाल में 2 आध्यात्मिक जोन स्थापित करने जा रही है, ताकि धार्मिक पर्यटन के साथ ही आयुष और आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड को हेल्थ, वेलनेस और अध्यात्म के क्षेत्र में वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए और इसी दिशा में सरकार निरंतर काम भी कर रही है। तो फिलहाल ये तस्वीर उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काया आयुर्वेदिक का उद्घाटन यहां पर किया है। मुख्यमंत्री धामी ने भुजिया घाट क्षेत्र में ये इस भवन का उद्घाटन किया है। बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक, शोधाचार्य, अनेक बड़े बड़े एम्स से लेकर अनेक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जो चिकित्सक हैं वो भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से इनके विचार मंथन से, विचार विमर्श से बहुत सारा अमृत निकलेगा, जो हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आने वाले समय में इसका लाभ समूचे चिकित्सा विज्ञान को, आयुर्वेद को मिलेगा और भारत का जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको पूरे विश्व में और मजबूती प्रदान होगी। तो वहीं धामी कैबिनेट का बैठक में एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कहा गया कि बैठक में देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दे दी गई है। देवभूमि के हर परिवार को अब विशिष्ट पहचान मिलने वाली है। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि हर परिवार को सरकारी योजनाओं का अब लाभ मिलेगा। तो फिलहाल देहरादून में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और जिसमें उत्तराखंड के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशेष आईडी बनानी पड़ेगी। इसे अब सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में मूल निवास की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी थी। ऐसे में सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया। बता दें कि योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा, जिसमें कि पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा और इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आसानी से मिल पाएगा। जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के स्थायी निवासी होगा वो इन योजनाओं का लाभ ले पाएगा। ऐसे में प्रदेश में बिना स्थायित्व का निवास कर रहे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या अन्य योजनाओं के लाभ से जुड़ी हुई तमाम बातें हो। लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड
उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है और इस बीच प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये साफ कहा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर की 20 विधानसभा सीटों पर उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। हरक सिंह रावत के मुताबिक मैदान के इलाकों और हरिद्वार साथ ही उधम सिंह नगर के लोगों का उत्तराखंड पर उतना ही अधिकार है जितना कि पहाड़ में रहने वाले लोगों का है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो फिर पहाड़ और मैदान के बीच किसी भी तरह का विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। जिस दिन हरिद्वार उधम सिंह नगर उत्तराखंड में सम्मिलित हो गया, उनका भी इस उत्तराखंड पे उतना ही अधिकार है जितना हरक सिंह रावत का है या किशोर उपाध्याय का या सुबोध उनियाल का, उनका भी उतना ही अधिकार है। भाई उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप उत्तराखंड में हमको जोड़ो। अगर आपने हरिद्वार को उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में जोड़ दिया तो आप उनको अलग थोड़ी कर सकते हो। भाई उनके बिना उत्तराखंड की तरक्की थोड़ी हो सकती है। 20 विधानसभा है, अकेले जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 20 विधानसभा है। 20 विधानसभा को उपेक्षा कैसे कर सकते हो आप? तो वहीं दिल्ली धमाके की घटना के बाद से उत्तराखंड पुलिस भी इस वक्त हाई अलर्ट पर लगातार काम कर रही है और प्रदेश के बॉर्डर की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। हर आने और जाने वाले वाहनों को बारीकी से चेक किया जा रहा है और इसके अलावा हर बैरिकेड पर सख्त चेकिंग और भीड़भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च देखे जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस ने कस्बा सेलाकोई, पीठ वाली गली, निगम रोड, बायाखाला, जबनपुर आदि इलाकों में भी फ्लैग मार्च निकाला है। तो वहीं विकासनगर के शेरपुर गांव में मौजूद आदर्श जनजाति बॉक्सा स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने बच्चों के बैग, स्कूल और साथ ही स्कूल ड्रेस, फर्नीचर और कंप्यूटर मुहैया कराए हैं। बता दें कि गरीब परिवारों के इन सभी बच्चों को यह मदद स्पेशल कंपोनेंट प्लान ONGC की ओर से दी गई है। वहीं होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी के जरिए मिली इस मदद से मासूम बच्चों के भी चेहरे खिल उठे। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने यह कहा है कि स्कूली बच्चों को सरकार हर सुविधा देने का पूरा प्रयास कर रही है। आज यहाँ पर बॉक्सा जनजाति स्कूल में ONGC द्वारा SR के माध्यम से कंप्यूटर और बच्चों की ड्रेस वगैरह यहाँ पर वितरित की गई है और हम सबका उद्देश्य ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बच्चों को अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब स्कूल में अच्छे संसाधन उपलब्ध होंगे। और हम सब तो वहीं रुड़की में नक्शा पास होने के बावजूद HRDA की टीम मंडावली गांव एक फौजी के घर पहुंची और मकान पर फीता डालते हुए कार्रवाई का डर भी दिखाया। वहीं आरोप यह है कि कुछ कर्मचारियों ने राजनीतिक दबाव में आकर फौजी को लगातार डराने और धमकाने की कोशिश की। फौजी का यह कहना है कि उनका मकान NIEH की NOC मिलने और इसी विभाग से नक्शा पास होने के बाद ही बनाया गया है। इसके बावजूद HRDA कर्मचारी बार बार आकर के कहते हैं कि मकान NIEH की जद में आता है और इसे तोड़ा जा सकता है। साथ ही पीड़ित फौजी ने आरोप लगाया कि नारसन में मंगलौर तक कई मकान इसी दायरे में बने हैं, पर कार्रवाई केवल उन्हीं पर केंद्रित की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी बिना किसी आदेश की टीम लेकर के उनके घर आ जाते हैं और लगातार मानसिक रूप से परेशान भी कर रहे हैं। थक-हार कर अब पीड़ित ने निर्णय लिया है कि वो HRDA पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत कार्रवाई कराएंगे। साथ ही आरोप लगाया गया कि कुछ रिश्तेदार और राजनीतिक लोग भी अधिकारियों के साथ मिलकर के उन पर दबाव बना रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर HRDA के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। रुड़की में भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरोड़ा गांव में तेज रफ्तार में गाड़ी अचानक से अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना के बाद से गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं हादसा इतना गंभीर था कि गाड़ी कई फीट तक घिसटते हुए रुकी। गनीमत रही है कि गाड़ी में सवार लोगों की जान बाल बच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि सड़क पर गति सीमा का पालन जरूर करें। तो
तो वहीं देहरादून में नगर निगम की ओर से शहर को रोशन करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि हाल ही में खरीद और इंस्टॉलेशन के बाद करीब 4,500 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। कई वार्डों से पार्षदों ने जो भी मांगे दी हैं उनके अनुरूप लाइट लगाने का काम निरंतर जारी है और बताया कि बाहरी वार्डों में कुछ स्थानों पर नए पोल्स लगाने की आवश्यकता है, जिन पर आगे चलकर के लाइटें लगाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पोल लगाने की प्रक्रिया वर्तमान में टीएसी के स्टेज पर है और इसे तेजी से पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा लगभग 4,500 लाइट्स अभी लगाई गई हैं हाल ही में प्रोक्योरमेंट करके, और जैसे जैसे जिन जो भी हमारे पार्षदगणों के द्वारा विभिन्न वार्ड से डिमांड्स आती हैं उसके अनुसार लाइट्स लगाई जा रही हैं। मेन इशू जो आउटर वार्ड्स हैं उनमें कुछ पोल्स का भी है, क्योंकि नए पोल्स भी लगाए जाने हैं जिस पर फिर फाइनली लाइट लगाई जाएगी। तो पोल प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी टीएसी स्टेज पर है और उसको प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराए जाने के लिए प्रयास किए। तो वहीं अब बात रुड़की की भी कर लेते हैं। दरअसल हरिद्वार के रुड़की में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में गौमांस और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं मामले में अभी भी 5 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो चंपावत में लोहाघाट के मंगोली ग्राम सभा के धूरा तोक में गुलदार ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं लोहाघाट रेंजर ने बताया है कि व्यक्ति लापता था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों ने मंगोली वन पंचायत में सर्च अभियान चलाया। उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति के शव को बरामद कर लिया गया है और कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही लोहाघाट रेंजर और थाना अध्यक्ष लोहाघाट ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चों को अकेले स्कूल ना भेजें, कहीं भी जाना हो तो समूह में जाए। राज्य आंदोलनकारी और ग्रामीणों में वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर के गुलदार को पकड़ने और नरभक्षी घोषित करने की मांग की है। थाना अध्यक्ष लोहाघाट ने बताया है कि मृतक के परिजनों को नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और जल्द ही गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा क्षेत्र में लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर विकासनगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर बाईपास कैनाल रोड पर सीवर लाइन बिछाने के बाद से सड़क इस कदर कमजोर हो गई कि खनन सामग्री से लदा हुआ ट्रक चलते चलते ही अचानक सड़क में धंस गया। गनीमत ये रही है कि बड़ा हादसा होने से टल गया है और किसी की जान नहीं गई है। दरअसल इस रोड पर सीवर लाइन डालने के बाद से सिर्फ खानापूर्ति कर तारकोल बिछाया गया था। जगह जगह सड़क अंदर से खोखली पड़ी है। कई बार ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही जारी है। वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अगर समय रहते ही सड़क पर गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ये सड़क किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दूसरी तरफ सितारगंज में सड़क हादसा रुकने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है, क्योंकि जहां तेज रफ्तार कैंटर ट्रक ने सड़क पार कर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई और वाहन चालक मौके से फरार भी हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वाहन को जब्त कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना सिडकुल बाईपास रोड होटल के पास की बताई जा रही है। आज 108 के द्वारा शाम 4:15 बुलाया गया था। इसको मृत अवस्था में लाया गया है। इसका एक्सीडेंट हुआ है सड़क दुर्घटना में और इनको एमपी चौक के पास ही इनका एक्सीडेंट हुआ है। मृत अवस्था में ही लाया गया था। इनका नाम क्रांति देवी, इनके पति का नाम रघुवीर वर्मा, उम्र 34 वर्ष, एमपी चौक वार्ड नंबर 10 सितारगंज की रहने वाली हैं। इनके पेट पे शायद ट्रक चढ़ गया है, जिसकी वजह से ही इनकी एक्सेसिव ब्लीडिंग से मृत्यु होगी। बाकी हमने पुलिस को सूचना कर दी गई है। दिल्ली के जो रेड फोर्ट है उसके अंदर जो अभी रिसेंटली घटना हुई थी, उसी के क्रम में जनपद नैनीताल में जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसी के क्रम में रामनगर थाना क्षेत्र में भी हमारे द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च जो है अब थाना कोतवाली से शुरू करते हुए लाखनपुर चुंगी होते हुए कताड़ी क्षेत्र, फिर मंगलार होते हुए शान पंजाब से वापस हमारे द्वारा
कोतवाली में समाप्त किया गया। इसमें जो जितने भी हमारे थाना क्षेत्र के रामनगर थाना, कालाडूंगी थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही पीएसी को हमारे द्वारा इसमें फ्लैग मार्च में लगाया गया। फायर के इसमें थे और सभी के द्वारा जो हमारे उपकरण है जैसे बीपी वेस्ट हो गया, हेलमेट हो गया, उनके साथ फ्लैग मार्च किया गया। तो रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर 3 लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये विवाद दरियापुर गांव में 2 वाहनों की टक्कर के बाद से बढ़ा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कर रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। कल थाना कलियर में एक गाड़ी और एक टैंकर के आपस में हल्का टच होने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक झगड़ा पहले वहां हुआ और बताते हैं फिर भगवानपुर थाना क्षेत्र में जाके फिर वो लोग आपस में झगड़े थे। दोनों अलग अलग घटनाक्रमों में दोनों थानों में एफआईआर के निर्देश हुए थे। दोनों थानों में एफआईआर की जा चुकी है और थानों को निर्देश है कि जो उसमें सही तथ्य हैं, जो तथ्य हैं घटनाक्रम में, उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई। 12:30 बजे करीब का लोकिंदर नीटू एक उसका लड़का जो उसे मारने के लिए आए यहाँ कीर्तन करके जानलेवा हमला किया गया उस पर। किस चीज से हमला किया? और जी उन पे धारदार हथियार थे, बस उनसे हमला किया हमने। इधर देखो कैमरे में। जी। तो कहाँ चोट लगी है उसके? कहाँ? सर में चोट है जी, सर पटा हुआ था, बेहोश था वो, बेहोश उठा का मामला था। क्या हुआ? इनके था यार, मार के उसको सपा गए, मैं डंडा फोड़ा उनका बस। किसके मारा? किसने मारा? करीम को। कौन लोग आए थे? उनका ना ना जानो उनका बेचारा होगा। कितने थे? 3 थे। हमें भैया है रहनी है तेरा, तो कलीम गाड़ी रोका और बर्फ डाला और खोपड़ी ओपड़ी खून की धोया और आके खराब हुआ। तैसे वहाँ गए गाड़ी थे, तैसे उसी ने 3 लोग आए, 3 लोग और कलीम के पकड़ लिया, मारे लगे। तो हम चिल्ला के बाहर भगते चले गए, चिल्लाए लगन की कोई छोड़ा लो, कलीम का छोड़ा लो, और हम तुरंत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।